कैलिफोर्निया में भविष्य की तकनीकों की गढ़ सिलिकॉन वैली को पता ही नहीं था कि उसका सबसे चहेता बैंक इतना कमजोर निकलेगा। 1 बरस पहले $2 अरब के मुनाफे वाला यह बैंक महंगे होते कर्ज की आंधी में कच्ची दीवार की तरह ढह गया। डूबते स्टार्टअप्स ने सिलिकॉन वैली बैंक की मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। सिलिकॉन वैली ढहने से पहले अमेरिका के बैंकिंग नियामक सतर्क हो गए थे, क्योंकि सिलिकॉन वैली खुद तो डूबा ही शेयर बाजार में बहुत से बैंकों के निवेशकों की पूंजी भी ले गया। लेकिन इस तूफान के बीच इस बैंक के बहुत से जमाकर्ता बचा लिए गए। अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने संकट शुरू होते ही आनन फानन में सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण कर लिया। अमेरिका में जमाकर्ताओं को हर खाते पर करीब $2.5 लाख तक का बीमा मिलता है। अब इस बैंक में मुसीबत उनकी ज्यादा थी जिनके डिपॉजिट इस बीमा से बाहर थे। अमेरिका के पास बैंकों के डूबने का बेहद दर्दनाक इतिहास है, जो रह रहकर वापसी करता रहता है। बैंकों ने तो नसीहतें कभी नहीं ली, लेकिन फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी FDIC इन्हीं नसीहतों से निकला था। आमतौर पर अमेरिका के बैंक निजी हैं, सरकार बैंकिंग नहीं करती, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि सरकार को बैंकिंग में सीधा दखल देना पड़ा। अमेरिका में बैंक जमाकर्ताओं को मिला बीमा दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया। कैसे हुआ था यह सब? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। 1930 की महामंदी के बारे में आप कुछ ना कुछ पढ़ सुन जरूर चुके होंगे। क्या यह मंदी शेयर बाजार में गिरावट से आई थी, यानी शेयर बाजारों के गिरने से ही सब कुछ ध्वस्त हो गया था? यह मंदी की बड़ी वजह बैंक थे। इस संकट का किस्सा बड़ा रोमांचक है और खासा पेचीदा भी। 1930 की महामंदी ही वह संकट था जिसके बाद अमेरिका को अपनी बैंकिंग का तौर तरीका बदलना पड़ा, और वही बदला हुआ तरीका आज सिलिकॉन वैली बैंक के कुछ मुट्ठी भर जमाकर्ताओं की बचत बचाने के काम आया है। 1920 का दशक अमेरिका में तेज विकास का था। उपभोक्ता बढ़ रहे थे, खर्च के कारण मांग को पंख लग गए थे। जिसे देखो वही शेयर बाजारों की तरफ दौड़ रहा था। कंपनियां भी पैसा जुटाकर चुटकियों में वारे न्यारे करने की होड़ में लगी थी। क्या बड़े निवेशक और क्या मामूली कामगार, आम लोगों की बचतें शेयर बाजार पर बरस रही थी। यह अमेरिका के बाजार की सबसे लंबी तेजी थी। उस वक्त तक वॉल स्ट्रीट में मार्जिन ट्रेडिंग होती थी, यानी ब्रोकर बैंकों से कर्ज लेकर शेयर खरीद सकते थे। समस्या यहीं से शुरू हुई। मार्च 1929 में हर्बर्ट हूवर राष्ट्रपति बनकर व्हाइट हाउस पहुंचे। तब तक यह बुल रन या तेजी अपने शिखर पर पहुंच गई थी, इसलिए इतिहास में इसे हूवर बुल रन के नाम से भी जाना जाता है। यह तेजी ऐसी थी जिसमें लोगों ने अपने मकान गिरवी रखकर बॉन्ड्स में हुए निवेश बेचकर शेयर बाजार में पैसा झोंक दिया था। फिर आया अक्टूबर 1929। तब तक बाजार में यह खबर फैल चुकी थी कि कर्ज लेकर कारोबार करने वाले कुछ ब्रोकर मुश्किल में फंस रहे हैं। 18 अक्टूबर से अमेरिका के शेयर बाजारों में तेजी से बिकवाली शुरू हुई। 24 अक्टूबर का दिन ब्लैक थर्सडे बना, और इसके बाद आया ब्लैक मंडे, फिर ब्लैक ट्यूसडे, और एक सप्ताह के भीतर वॉल स्ट्रीट सड़क पर लौटने लगा। करोड़ों के शेयर रद्दी हो गए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि 1930 की महामंदी शेयर बाजार में गिरावट के बाद आई, तो शायद आप दुनिया के इतिहास के एक छोटे मगर बेहद जरूरी कालखंड के बारे में कुछ कम जानते हैं। दरअसल वॉल स्ट्रीट ढहने के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था उभरने लगी थी। करीब 15 महीने ठीक ठाक बीते थे, माहौल सुधर रहा था। शेयर बाजारों की गिरावट से महामंदी शुरू नहीं हुई थी। इससे पहले 1920, 1923 और 1926 में भी शेयर बाजारों में इस तरह की उथल पुथल हुई थी, मगर 12-15 महीनों में हालात सुधर गए थे। दुनिया की सबसे भयानक मंदी शुरू हुई वॉल स्ट्रीट की गिरावट के 15 महीने बाद, और यह मंदी लेकर आए अमेरिका के बैंक। आप यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका के बैंकिंग नियामक उस वक्त तक इतने सतर्क नहीं थे। अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली में कई बड़ी बड़ी दरारें थीं, जो एक के बाद एक कर बैंकों को निकलती चली गईं। उस वक्त अमेरिका की बैंकिंग में 2 बड़ी खामियां थीं। पहली खामी यह कि बैंकों के कैश रिजर्व की गणना का फार्मूला बड़ा ढीला ढाला था।
बैंकिंग प्रणाली में फ्लोटिंग चेक को भी कैश रिजर्व में गिना जाता था। कैश तो किसी एक बैंक के पास होता था, मगर उसकी गिनती कई जगह होती थी। दूसरा, अमेरिका के छोटे मझोले बैंकों के पास किसी संकट के वक्त जरूरत के मुताबिक सुरक्षित रिजर्व नहीं थे। अमेरिका के छोटे बैंक अपनी बचतें शहरों के बड़े बैंक में रखते थे, जिन्हें करस्पॉन्डेंट बैंक कहा जाता था। संकट की हालत में जब जमाकर्ता छोटे बैंकों से पैसा मांगते थे तो वह बड़े बैंकों के पास पहुंचते थे और यहां से बैंक रन शुरू हो जाती थी। उस छोटे बैंक के पास भी एकमुश्त इतना रिजर्व नहीं होता था कि वो कई छोटे बैंकों से आ रही मांग को पूरा कर सके। इन दो बेहद घातक कमजोरियों के बीच नवंबर 1930 में नैशविल का क्लैडवेल बैंक डूब गया। इस बैंक ने शेयर बाजार में निवेश के लिए कर्ज दिया था। बाजार डूबा तो कर्ज भी डूब गया। क्लैडवेल बैंक अमेरिका के दक्षिण इलाके का बड़ा बैंकर था। इसके डूबते ही अन्य क्षेत्रीय बैंकिंग कंपनियों पर भी ताला पड़ गया। दिसंबर 1930 की शुरुआत तक बैंकिंग संकट चौतरफा फैल गया था। न्यूयॉर्क के बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने कारोबार समेट लिया। यह उस वक्त देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक था। न तो इस बैंक का विलय हो सका, न इसे कोई ग्राहक मिला। फिर क्या था, एक के बाद एक बैंक डूबते चले गए। फेडरल रिजर्व इस तबाही को रोक नहीं पाया। जनवरी आने तक संकट का यह दौर कुछ धीमा पड़ा, मगर जून में शिकागो में संकट दोबारा फट पड़ा। रियल एस्टेट की कीमत टूटी थी और शिकागो के बैंक डूबने लगे थे, और यहीं से अमेरिका में महामंदी की शुरुआत हो गई। 1933 तक अमेरिका में 9000 बैंक डूबे। करीब 90 लाख खातों में रखी मेहनत की बचत खत्म हो गई। अमेरिका की सरकार सख्ते में थी। शेयर बाजारों में ऊंच नीच तो लगा रहता है, लेकिन लोगों की बचतों का इतना बड़ा विनाश अप्रत्याशित था। वाशिंगटन थर्रा उठा। अमेरिका के सीनेटर कार्टर ग्लास लिंचबर्ग वर्जीनिया से आते थे। 1858 में जन्मे कार्टर ग्लास पत्रकार थे। फिर लिंचबर्ग न्यूज और डेली रिपब्लिकन के मालिक हो गए। 1981 के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। कार्टर ग्लास 1902 में पहली बार वर्जीनिया 6th डिस्ट्रिक्ट से चुनाव जीतकर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य बने थे। कार्टर ग्लास अमेरिका के इतिहास में दो बड़े कानूनों के सूत्रधार रहे हैं और दोनों ही बैंकिंग से संबंधित हैं। 1913 में उन्होंने राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की सरकार में फेडरल रिजर्व एक्ट का नेतृत्व किया था। उस वक्त वह हाउस की बैंकिंग करेंसी कमेटी के सदस्य थे। इस कानून को बनाने में सीनेटर रॉबर्ट ओवन उनके साथ थे। इस एक्ट के बाद अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व विकेंद्रीकरण के नए नियमों में बांधा गया था। फेडरल रिजर्व आज तक कमोबेश इसी कानून पर चलता है। निजी बैंकों पर सीमित सरकारी नियंत्रण का यह ढांचा जो इस कानून से निकला था, आज तक लागू है। 1918 में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया था। ग्लास फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे। महामंदी के बाद 9000 बैंकों के डूबने और लाखों डॉलर की बचत स्वाहा होने से वाशिंगटन में केंद्रीय सरकार गहरे असमंजस में थी। फ्रेडी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो उस वक्त मंदी से उबारने के लिए नए सुधारों की तैयारी में थे। कार्टर ग्लास उस वक्त सीनेट के सदस्य थे। कार्टर ग्लास ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हेनरी स्टीगल के साथ मिलकर अमेरिका में बैंकिंग सुधारों के सबसे बड़े कानून का मसौदा पेश किया। इतिहास में इस कानून को ग्लास स्टीगल एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक तरह का इमरजेंसी कानून था। बाद में इसे बैंकिंग एक्ट 1933 कहा गया। इसके जरिए दो बड़े काम किए जाने थे। एक, अमेरिका में बचत बैंकिंग और निवेश बैंकिंग को अलग अलग करना, ताकि बैंक जमाकर्ताओं के पैसे पर जोखिम न ले सके, जैसा कि सिलिकॉन वैली बैंक ने किया है। और दूसरा, बैंक जमाकर्ताओं के लिए संकट के वक्त बचत के बदले बीमा की व्यवस्था करना। यह शायद अमेरिका के इतिहास का सबसे विवादित और सबसे तीखी बहसों वाला कानून था। ग्लास स्टीगल एक्ट आने के बाद अमेरिका की राजनीति बैंकों को लेकर दो हिस्सों में बंट गई। यह विधेयक सीनेट से तो पास हो गया, लेकिन अमेरिका के हाउस में इसे मंजूरी नहीं मिली। अंततः राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जून 1933 को इस विधेयक को कानून में बदल दिया। बैंकिंग एक्ट 1933 या ग्लास स्टीगल एक्ट ने अमेरिका की बैंकिंग बदल दी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के कामकाज में बड़े बदलाव हुए।
इस कानून के बाद अमेरिका के सभी बैंकों के लिए फेडरल रिजर्व सिस्टम की सदस्यता अनिवार्य हो गई। ब्याज दरें तय करने के लिए फेडरल रिजर्व ओपन मार्केट कमेटी इसी से निकली थी, जिसकी हर बैठक पर आज दुनिया की निगाहें रहती हैं। इस कानून का दूसरा सबसे बड़ा फैसला था फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना। इस सरकारी बीमा कंपनी के जरिए जमाकर्ताओं को यह गारंटी दी गई कि अगर बैंक डूबता है तो उनकी बचत का नुकसान सीमित किया जाएगा। 1935 में अपनी शुरुआत के वक्त यह बीमा कॉर्पोरेशन $5,000 प्रति अकाउंट का बीमा देता था। 1980 में बीमा की राशि बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई। 2008 के बैंकिंग संकट में जब लीमैन बैंक डूबा था, उसके बाद अमेरिका के नियामकों ने बीमा की राशि को बढ़ाकर $2.5 लाख यानी $2.5 लाख प्रति अकाउंट कर दिया है। अब अमेरिका में अगर कोई बैंक डूबता है तो प्रति अकाउंट अधिकतम $2.5 लाख मिलेंगे। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को अमेरिकी सरकार पैसा नहीं देती है। अमेरिका में बचत जुटाने वाले बैंक और कंपनियां डिपॉजिट पर एक बीमा प्रीमियम चुकाते हैं और इसी से FDIC का रिजर्व बनता है। संकट की हालत में यह कॉर्पोरेशन इसी रिजर्व से जमाकर्ताओं को बीमा की रकम का भुगतान करता है। 2001 से 2023 के बीच अमेरिका में करीब 563 बैंक डूब चुके हैं, जहां जमाकर्ताओं की बचत के बदले बीमा का भुगतान किया गया है। अब फिर एक बार अमेरिका की बैंकिंग को उबारने के लिए इस बैंकिंग कॉर्पोरेशन की तरफ सबकी निगाहें हैं। अमेरिका का बैंकिंग संकट गहरा है। कितने बैंकों को FDIC बचा पाएगा और कितने जमाकर्ताओं की बचत सुरक्षित रहेगी, हमें कुछ वक्त बाद पता चलेगा। यह था आज का किस्सा। आप देखते रहिए मनी 9, समझ है तो सहज है।